दोस्तों, हाल ही में जो चुनाव नतीजे आए हैं ना, उन्होंने देश के 4 बड़े राज्यों का पॉलिटिकल मैप बिल्कुल पलट कर रख दिया है। इन नतीजों ने कई बड़ी और स्थापित पार्टियों को हिलाकर रख दिया है और इसका सीधा असर अब हमारी राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना तय है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इन्हीं चुनाव परिणामों के पीछे की असली कहानी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस मुख्य रूप से 5 पॉइंट्स पर रहेगा। बंगाल का चुनावी झटका, तमिलनाडु का नया किंगमेकर, असम में बीजेपी का दबदबा, केरल में यूडीएफ की वापसी और अंत में लेफ्ट पार्टियों का सबसे बड़ा अस्तित्व संकट। तो सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट की। हमारा पहला सेक्शन है बंगाल का चुनावी झटका और वहां हुआ एक ऐतिहासिक बदलाव। देखिए, पूर्व के इस बेहद महत्वपूर्ण किले में हमें एक बहुत ही जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला है। सोचिए, पिछले 15 सालों से जिस पार्टी का पूरा दबदबा था, उस सत्ता विरोधी रुझान को तोड़कर बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इसे आप महज एक जीत नहीं कह सकते, ये सच में एक नए युग की शुरुआत है जिसने पुराने सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। अब इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा था, ये समझने के लिए बस इस एक बात पर ध्यान दीजिए। सोर्स मटेरियल के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी ही भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी की सीधी चुनौती के सामने 5 राउंड तक पीछे चल रही थीं। आप समझ रहे हैं, हालात इतने सीरियस हो गए थे कि उन्हें खुद काउंटिंग सेंटर का रुख करना पड़ा। इस पर पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का क्या मानना है? सोर्स में कमेंटेटर्स ने इस नतीजे को सीधे तौर पर हिंदू वोटों के कंसोलिडेशन के रूप में देखा है। उनका स्पष्ट कहना है कि कोई भी पार्टी अब सत्ता में रहने के लिए एंटी हिंदू स्टैंड नहीं रख सकती। देखिए, हम यहां किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं बता रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से निष्पक्ष होकर ये बता रहे हैं कि सोर्सेज इस नतीजे को वैचारिक नजरिए से कैसे विश्लेषित कर रहे हैं। चलिए, अब चलते हैं साउथ की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट है तमिलनाडु का नया किंग मेकर, यानी टीवीके का उदय। अब यहां की जो राजनीतिक उथल-पुथल रही है, उसकी जड़ों में गहरे वैचारिक टकराव मौजूद थे। सोर्स रिपोर्ट सीधे तौर पर उदयनिधि स्टालिन भी सनातन धर्म वाली उस विवादित टिप्पणी को रूलिंग पार्टी के चुनावी संघर्ष से जोड़ती है। सच कहूं तो इस एक बयान ने पूरे चुनाव का नैरेटिव ही बदल कर रख दिया। और जहां एक तरफ ऐसी स्टेटमेंट आई, वहीं दूसरी तरफ से हमें इक्वली अग्रेसिव जवाब भी देखने को मिला। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की आक्रामक प्रतिक्रिया ये साफ दिखाती है कि इस बार का चुनाव चक्र किस हद तक धार्मिक और आइडियोलॉजिकल मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा गया था। लेकिन रुकिए, तमिलनाडु की सबसे दिलचस्प कहानी ये बयानबाजी नहीं है। बरसों से वहां डीएमके और एआईएडीएमके का जो 2 पार्टी सिस्टम चला आ रहा था ना, वो दीवार आखिरकार दरक गई है। सत्ता का बैलेंस एकदम से शिफ्ट हो गया है और स्टेट को एक बिल्कुल नया किंग मेकर मिल गया है। और वो नंबर है 100 से भी ज्यादा सीटें। सुपरस्टार विजय की नई पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में स्थापित पार्टियों के वोट शेयर में ऐसी सेंध लगाई है कि सब चौंक गए हैं। सोचिए, बड़े बड़े और अनुभवी राजनेता पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़े गए, क्योंकि एक नई ताकत ने रातों रात पूरा गेम ही पलट दिया। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट पर। तीसरा पॉइंट है असम में बीजेपी का डोमिनेशन और कांग्रेस को लगा एक भारी झटका। यहां विपक्ष के लिए हार कितनी शर्मनाक थी, इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के खुद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गौरव गोगोई तक अपनी सीट नहीं बचा सके। इस राज्य में पार्टी का प्रदर्शन लगभग पूरी तरह से खत्म सा हो गया है। तो असम के की टेकअवेज बिल्कुल स्पष्ट हैं। बीजेपी फिर से सरकार बना रही है और कांग्रेस कोई भी चुनौती पेश करने में टोटली फेल रही। लेकिन सोर्स एक बहुत ही अजीब स्ट्रेटेजिक फैसले की ओर इशारा करता है। असम के इस लोकल चुनाव में कांग्रेस ने एक गैर स्थानीय राष्ट्रीय चेहरे पवन खेड़ा को अपने कैंपेन का मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया। ये रणनीति सच में काफी हैरान करने वाली थी। चलिए अब वापस डीप साउथ की ओर चलते हैं। चौथा बड़ा पॉइंट है केरल में यूडीएफ की जबरदस्त वापसी, यानी ट्रेडिशनल एंटी इनकम्बेंसी का लौट आना। केरल के वोटर्स ने एक बार फिर से अपने उस ऐतिहासिक नियम को साबित कर दिया है। हर 5 साल में सरकार बदलने का जो पॉलिटिकल पेंडुलम वाला ट्रेंड था, वो अभी भी कायम है। इसने ये साफ कर दिया कि 2021 में लेफ्ट अलायंस की जो जीत थी, वो महज एक अपवाद यानी एक्सेप्शन थी। लोगों ने पिनाराई विजयन के कैप्टन मॉडल को साफ तौर पर नकार दिया है। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? रूलिंग सरकार के बड़े बड़े दावों को वोटर्स ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? सोर्स इसके पीछे के असल कारणों को उजागर करता है। करप्शन के आरोप, मंथली कोटा के विवाद, लगातार बढ़ती बेरोजगारी और राज्य का गहराता हुआ आर्थिक संकट। इस समय एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जमीनी स्तर के असल मुद्दों के आगे सिर्फ और सिर्फ विकास के हवाई दावे काम नहीं आते। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, लेफ्ट पार्टियों का अस्तित्व संकट।
विचारधारा के लिए पिछले 70 सालों का सबसे निचला स्तर। एक जमाने में जिन लेफ्ट पार्टियों का देश के कई हिस्सों में राज हुआ करता था, उनकी आज की कड़वी सच्चाई सच में डराने वाली है। जीरो। जी हां, पिछले 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के पॉलिटिकल मैप पर वामपंथी दल स्टेट लेवल पर पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो गए हैं। उनके लिए ये एक बहुत ही रियल और गहरा अस्तित्व का संकट है। अब इस ऐतिहासिक पतन की वजह क्या है? पिनाराई विजयन के बाद दूसरी लाइन की लीडरशिप की कमी, पार्टी वर्कर्स का गिरता हुआ मनोबल और अंदरूनी गुटबाजी। और इन सब में सबसे मजेदार ट्विस्ट क्या है? इस कमजोरी का सीधा फायदा उठाते हुए केरल के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने 2 विधायकों के साथ एक तीसरी बड़ी ताकत के रूप में अपनी सॉलिड एंट्री मार ली है। तो आखिर में सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या ये केरल में लोकतंत्र की जीत है, बंगाल में एजेंसियों की जीत है, या फिर असम में ईवीएम की जीत है? भारतीय चुनावों के इर्द गिर्द बुने जाने वाले ये अलग अलग और विरोधाभासी नैरेटिव्स सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इन सारे तथ्यों के बीच असली सच्चाई क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम आप पर छोड़ते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।